हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो हम आज देख रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973। और ये 1974 में बन गया था। ये 74 में बन के तैयार हो गया था। और ये 74 में जो बना था तब ये एक्ट सेकंड नंबर का एक्ट था। और ये 25 जनवरी 1974 को ये बन के तैयार हो गया था। मतलब ये 1974 में ये बन गया था। अब आगे हाँ, इसमें थोड़ा देखते हैं। इसमें ना जो ये एक्ट है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हो गया था। 1 मिनट, ये बन के तैयार हो गया था। बन के तो तैयार हो गया था 25 जनवरी 1974 को। और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को ये बन के लागू हो गया था हमारे इंडिया में। और इसमें जो सेक्शन है 484, इसमें सेक्शन है। और जो अध्याय हैं, चैप्टर हैं 37। और इसमें जो शेड्यूल भी दे रखे हैं, इसमें तो 2 शेड्यूल दे रखे हैं। आगे देखते हैं। पहला देख रहे हैं अध्याय प्रारंभिक। तो इसमें पहला सेक्शन है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो कह रहा है, इसमें क्लॉज दे रखे हैं 2। तो पहला क्लॉज कह रहा है इस अधिनियम का संक्षिप्त नियम क्या होगा, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा। अब सेकंड कह रहा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पे है। मतलब इसका अब 31 अक्टूबर 2019 से क्या है, संपूर्ण भारत पे है। जम्मू कश्मीर सहित ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अब आगे सेकंड क्लॉज आगे कह रहा है परंतु इस संहिता का अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्र को छोड़कर 8, 10, 11 तो लागू होते हैं। उपबंध से भिन्न मतलब चैप्टर इस संहिता का जो चैप्टर 8, 10 और 11 ये तो नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर लागू होंगे, पर जो और हैं वो लागू नहीं होंगे। पर इसमें आगे ये कह रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सूचना देकर क्या करा सकती है, लागू करा सकती है। नागालैंड राज्य या जनजाति क्षेत्र पर लागू करा सकती है, या तो संपूर्ण पर या कुछ भाग पर लागू करा सकती है, ये कह रहा है। आगे आ जाता है सेकंड कह रहा है डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। सेकंड इसमें पहला ये कहता है, ये बताता है जमानती अपराध। ये बताता है जमानती अपराध के बारे में। तो ये कह रहा है जमानती अपराध के अंतर्गत से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया हो, या 10वें प्रवर्ग किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो, या अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो ये क्या कह रहा है, जमानती अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, जो प्रथम अनुसूची में जमानती है, किसी विधि द्वारा जमानती बताया गया है, ये अजमानती अपराध नहीं है, वो क्या है, जमानती है। अब सेकंड बता रहा है आरोप के बारे में। आरोप के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा है आरोप में जब 1 से अधिक शीर्ष हो तो कोई भी शीर्ष का आएगा आरोप के अंतर्गत। अब सी बता रहा है संज्ञेय अपराध के अंतर्गत क्या आएगा। तो कह रहा है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है तो वो संज्ञेय अपराध आएगा। मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाए जिस अपराध में, उसे संज्ञेय अपराध कहेंगे। फिर कह रहा है परिवाद के बारे में। परिवाद के बारे में बता रहा मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अपराध से संबंधित मौखिक या लिखित कथन। मतलब कोई मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो कोई मौखिक कथन या लिखित कथन अगर मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है तो हम क्या कहेंगे, जिसे मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है उस पर, तो हम उसे क्या कहेंगे, परिवाद है। वो क्या है, परिवाद है। और उसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अब आ जाते आई में कहता है हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। और फिर आगे कह रहा है जिसे विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारता प्राप्त हो वो न्यायालय। ठीक है, सेकंड में बता रहा है कि जिसे उच्च न्यायालय की अधिकारता प्राप्त है वो न्यायालय। तो थर्ड कह रहा है उच्चतम न्यायालय के अलावा दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, वो भी क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा उच्च न्यायालय माना जाएगा। उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। अब आगे कह रहा भारत के अंतर्गत। तो अब क्या है, 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू होगा, भारत के अंतर्गत आएंगे। फिर आ जाता है 2 में आता है जांच के अंतर्गत। तो ये कह रहा है विचारण से अलग कार्रवाई जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाए उसे क्या मानेंगे, हम जांच मानेंगे। तो कह रहा है जांच से अपरेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए उसे हम क्या मानेंगे, इंक्वायरी मानेंगे। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत क्या है, तो ये कह रहा है अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाई जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए तो वो क्या मानी जाएंगी, अन्वेषण माना जाएगा। तो कह रहा पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई कार्रवाई को क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा।
न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई में क्या है, न्यायिक कार्रवाई में क्या है, तो ये कह रहा है जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है उसे हम क्या मानते हैं, न्यायिक कार्रवाई मानते हैं। आगे आगे जे कह रहा है स्थानीय अधिकारता, स्थानीय अधिकारता के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारता से वह स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका भीतर ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट संहिता के अधीन अपनी सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग समाविष्ट हो सकता है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिष्ट करे। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है ऐसा स्थानीय क्षेत्र जिसके भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन अपनी सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग करता है उसे हम क्या मानेंगे, स्थानीय अधिकारता मानेंगे। फिर महानगर क्षेत्र, महानगर क्षेत्र में क्या होता है, कह रहा है जिसे धारा 8 में महानगर क्षेत्र घोषित किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, महानगर क्षेत्र कहेंगे। फिर कह रहा है असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत क्या आएगा, तो असंज्ञेय अपराध क्या है, जिसमें पुलिस बिना रिपोर्ट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है उसे हम क्या मानेंगे, असंज्ञेय अपराध मानेंगे। ठीक है, अब क्या है, जिसमें बिना वारंट के कोई पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर सकती उसे हम असंज्ञेय मामला मानेंगे। अब आ जाते अधिसूचना, अधिसूचना में, अधिसूचना में तो ये कह रहा है राजपत्र में प्रकाशित कोई सूचना को हम अधिसूचना मानेंगे। एन क्या कह रहा है, एन कह रहा है अपराध के बारे में, तो ये कह रहा है जिस कार्य को उस समय लागू किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो या जिसमें पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता हो वो क्या है, अपराध माना जाएगा। अब आगे ओ में कह रहा है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, तो हमें बता रहा है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी के अंतर्गत, तो ये कह रहा है, तो ये कह रहा है जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसी अधिकारिता से पंक्ति में ठीक नीचे है और कांस्टेबल से पंक्ति के ऊपर है या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी भी है। तो क्या कह रहा है पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का व्यक्ति जिससे राज्य सरकार द्वारा ऐसी शक्ति दी गई हो उसे हम क्या मानेंगे, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी मानेंगे। फिर आगे बता रहा है स्थान, स्थान के बारे में बता रहा है, तो स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान आएंगे। गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान आएंगे। फिर आ जाता है आगे, आगे बताता है प्लीडर के बारे में बता रहा है। आगे प्लीडर के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है विधि व्यवसाय करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति है उसे हम क्या मानेंगे, प्लीडर मान लेंगे। आगे पुलिस रिपोर्ट, तो कह रहा है पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) में मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट को हम क्या मानेंगे, पुलिस रिपोर्ट मानेंगे। अब आ जाते पुलिस थाना, पुलिस थाना के अंतर्गत, तो ये कह रहा है पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान, पुलिस थाना के अंतर्गत कोई भी चौकी या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई स्थान होगा उसे मानेंगे हम पुलिस थाना। ठीक है, तो क्या कह रहा है पुलिस थाने से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष पुलिस अधिथाना घोषित किया गया और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई स्थान है स्थानीय क्षेत्र भी है तो उसे क्या मानेंगे, पुलिस थाना। विहित के अगर विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है तो इस संहिता द्वारा जो नियम बनाए गए उनके बारे में बता रहा है। फिर आगे बताता है लोक अभियोजक, लोक अभियोजक के बारे में बता रहा है, तो कह रहा है इस संहिता में जो इस संहिता के सेक्शन जो 24 है उसमें जो लोक अभियोजक बताया गया वो लोक अभियोजक है। ठीक है, फिर कह रहा है धारा 24 के अधीन नियुक्त व कार्य करने वाला व्यक्ति क्या माना जाएगा, लोक अभियोजक माना जाएगा। और जो लोक अभियोजक के निर्देशन के अधीन जो कार्य कर रहा है वो भी हम क्या मानेंगे, लोक अभियोजक मानेंगे। अब बताते उपखंड, उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है, उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। फिर आता है संबंध मामला, संबंध मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी अपराध से संबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। ठीक है, जो वारंट मामला नहीं है वो क्या है, संबंध मामला है। पीड़ित, पीड़ित पीड़ित के अंतर्गत, पीड़ित के अंतर्गत क्या है, तो ये कह रहा है ये 2009 में जोड़ा गया था तो ये पीड़ित के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कारण कोई क्षति या हानि हुई हो या ऐसे व्यक्ति का संरक्षक या विधिक वारिस हो तो वो क्या माना जाएगा, पीड़ित माना जाएगा। फिर कह दो वारंट मामला, वारंट मामला कौन कौन सा है, तो ये कह रहा है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है वो क्या है, वारंट मामला है। तो ये हो गया, अब तो ये नॉर्मल बताया गया है। अब आ जाते हैं हम आगे वाले सेक्शन, अब हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।